मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कौटिल्य की पर राष्ट्रनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पूर्ववर्ती व्याख्यान में बताया है कि कौटिल्य ने अपनी पर राष्ट्रनीति के अंतर्गत दो पक्ष बताए हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। इस सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम राज्य मंडल सिद्धांत का विवेचन कर चुके हैं। दूसरा उसका जो सिद्धांत है वो है षड्गुण्य का सिद्धांत या विदेश नीति के गुण। दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का निर्धारण करने के संबंध में कौटिल्य षड्गुण्य को मान्यता देता है और इस षड्गुण्य के 6 आधार कौटिल्य के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। यानी कौटिल्य कहते हैं कि 6 गुणों का निर्धारण करने के लिए राजा को वह निर्देश देता है और वो यह कहता है जो समय है उस समय के अनुसार किसी भी गुण का अवलंबन शासक कर सकता है। पहला जो गुण है वो है संधि। संधि के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि कुछ मान्यताओं के आधार पर दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने की क्रिया को संधि कहा जाता है। अगर राजा को यह लगता है कि वह संधि के माध्यम से शत्रु के महान कार्यों को हानि पहुंचा सकता है या अपने उत्तम कार्यों को कर सकता है तो उसे संधि करनी चाहिए। संधि का एकमात्र उद्देश्य शत्रु का अहित और अपना हित करना होता है। संधि के कुछ प्रकार कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हीन संधियां। हीन संधि वे होती हैं जो हीन राज्य द्वारा देश और समय के अनुसार की जाती हैं। यानी हीन यानी जो कमजोर राजा है वह इन संधियों को करता है। इनके भी 3 प्रकार हैं। पहला है दंडोपनत। इसमें विजित राजा स्वयं उपस्थित होकर विजेता को उसकी इच्छा के अनुसार सेना और भूमि देता है। दूसरी है कोशोपनत। इसमें भी जो पराजित राजा है वो जीते हुए राजा को कोष देता है। तीसरी है देशोपनत। इसमें जीता हुआ जो राजा है वह पराजित राजा को भूमि देता है। तो यानी पहली संधि हीन संधि है जो कमजोर राजा के द्वारा शक्ति संपन्न राजा के द्वारा के साथ की जाती है। इसमें दंडोपनत, कोशोपनत और देशोपनत ये 3 संधियां प्रमुख हैं। दूसरी संधि है परिपणित और अपरिपणित संधि। जब संधियां देश काल अथवा समय की शर्त लगाकर की जाती है कि वही 5 साल के लिए की गई या 10 साल के लिए की गई, समय की शर्त लगाकर की जाती है तो परिपणित। और जब विपरीत होती है यानी जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होती, समय की कोई बात नहीं होती, तो वह अपरिपणित संधि कहलाती है। नेक्स्ट है सम और विषम संधि। तू और मैं मित्र का लाभ करें, सम संधि। यानी एक ही उद्देश्य है तो सम संधि। मैं धन का लाभ करूं, तू भूमि का लाभ कर, यानी अलग अलग कार्य किए तो वह विषम संधि है। जब दोनों मिलकर एक ही कार्य को करते हैं तो वह सम संधि, और जब अलग अलग कार्यों को करते हैं तो वह विषम संधि कहलाती है। अनवसित और कर्म संधि। निश्चय रूप से किसी विशेष कार्य का नाम नहीं लेकर शून्य स्थानों पर नगर, खान, लकड़ी, जंगल आदि को बसाने के लिए जो संधि की जाती है वह अनवसित कहलाती है। यानी जिसमें किसी जगह का नाम नहीं होता, किसी शून्य स्थान के लिए कि भाई ऐसा वहाँ किया जाएगा, वो अनवसित। और जहाँ जगह का नाम लेकर कि इस जगह को ऐसा किया जाएगा, इस जगह में ये विकास किया जाएगा, इस जगह का उद्धार किया जाएगा, यहाँ धर्मशाला बनाई जाएगी, यहाँ नहर बनाई जाएगी, तो वह संधि कर्म संधि कहलाती है। तो इस तरह से षड्गुण्य का जो पहला गुण है वह है संधि। दूसरा गुण है विग्रह यानी युद्ध। 2 राज्यों द्वारा परस्पर व्यवहार में संलग्न हो जाना और एक दूसरे पर यौद्धिक संबंध स्थापित करना विग्रह है। कौटिल्य मानते हैं कि इस गुण का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब राजा सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सबल हो।
जब उसे लगे कि वो किसी भी राजा को पराजित कर सकता है तो उसे विग्रह करना चाहिए। विग्रह के 3 धर्म कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं, 3 प्रकार हम कह सकते हैं। पहला है प्रकाश युद्ध, देश व समय की सूचना देकर लड़ा जाने वाला युद्ध प्रकाश युद्ध है। यानी हम 2 दिन बाद युद्ध करेंगे, 15 दिन बाद आक्रमण करेंगे, वह प्रकाश युद्ध है। जब राजा के पास बहुत अधिक शक्ति हो और उसमें क्षमता हो कि वह शत्रु के प्रदेश में हस्तक्षेप करके उसे पराजित कर सकता है तो प्रकाश युद्ध करना चाहिए। दूसरा है कूट युद्ध, बिना सूचना दिए जाने वाला युद्ध, धोखे से किया जाने वाला युद्ध कूट युद्ध है। तूष्णी युद्ध, तीसरा है तूष्णी युद्ध, शत्रु को छल से मरवा देना। विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, यानी छल से मरवा देना तूष्णी युद्ध है। नेक्स्ट है आसन। अन्य राजाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाकर जब राजा चुपचाप बैठकर शक्ति में वृद्धि करता है तो वह आसन है। यानी कि वह शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है या शक्ति प्राप्त वो करता है बैठकर चुपचाप, तो वह आसन है। चौथा गुण है यान, इसे वो अभियान भी कहता है। एक राजा द्वारा दूसरे राजा पर आक्रमण को वह यान कहता है। यह वास्तविक युद्ध है जब सेना स्थान समय पक्ष में हो तो राजा के द्वारा इस नीति को अपनाना चाहिए। 5वां है संश्रय, अपने बलवान शत्रु के अधीन आश्रय ले लेना या उससे मैत्री स्थापित कर लेना संश्रय है। यानी शत्रु के, उसे अगर लगता है कि वह शत्रु को अकेले हानि नहीं पहुंचा सकता तो उसे किसी बलवान की सहायता ले लेनी चाहिए और वह सहायता लेकर अपने बलवान को कमजोर करने का प्रयास करे, वह संश्रय है। छठा है द्वैती भाव, एक राजा से संधि करना और दूसरे से विग्रह कर लेना। यानी एक ही समय में एक राजा के साथ संधि करना और एक राजा के साथ विग्रह की नीति को अपनाना द्वैती भाव है। तो इस तरह से ये 6 गुण कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं और वो कहते हैं कि राजा को जैसा समय हो वैसे ही गुण का अवलंबन करना चाहिए। षड्गुण्य के 3 उद्देश्य कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है कार्य सिद्धि, यानी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इन 6 गुणों में से किसी भी गुण का अवलंबन करना चाहिए। दूसरा है स्वहित, अपना हित जहाँ पर हो या अपने हित की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शक्ति और कौशल, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी कुशलता को दिखाने के लिए षड्गुण्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है षड्गुण्य का प्रयोग। अर्थशास्त्र की विशेषता है कि वह उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिसमें षड्गुण्य का प्रयोग हो। तो 4 बातें इस संबंध में कौटिल्य ने बताई है। पहला है वृद्धि करने वाले गुण का अवलंबन, यानी जो वृद्धि करने वाला गुण हो उसी को अपनाना चाहिए, जिससे कि शत्रु की शक्ति कमजोर हो और अपनी सबल हो, उसी गुण का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है बल और साधनों का मूल्यांकन, जो उसके पास शक्ति है, जो साधन है, उनका मूल्यांकन करे। अगर बल कम है तो संधि, बल अधिक है तो विग्रह करना चाहिए। गुणों का यथोचित प्रयोग, यदि संधि और विग्रह दोनों में समान लाभ है तो फिर संधि का प्रयोग करना चाहिए। आसन और यान दोनों में समान लाभ है तो आसन को अपनाना चाहिए। संश्रय और द्वैती भाव में दोनों में समान लाभ है तो द्वैती भाव को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट बात वो कहते हैं कि युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है, यानी जो युद्ध है वह एकमात्र विकल्प नहीं है, युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। धन्यवाद।